हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोठारी कमीशन के बारे में करने जा रहे हैं। तो इससे पहले के दो वीडियो लेक्चर में हमने कोठारी कमीशन का पार्ट 1 किया, जिसमें जाना कि कोठारी कमीशन को कब और क्यों बनाया गया। उसके बाद हमने पार्ट 2 में ये जाना कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या सजेशंस दिए, क्या क्या सुझाव दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 3 में देखेंगे कि जो कोठारी कमीशन ने जो भी सजेशन दिए, आगे चलकर उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो एक एक पॉइंट करके हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कोठारी कमीशन ने जो जो सजेशन दिए उसका इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम अगर इम्पैक्ट की देखें तो न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन, जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशन जो पैटर्न था, एक नई व्यवस्था जो बनी आगे चल के, जिसको 10+2+3 का नाम दिया गया। 10 इयर्स की एक जनरल एजुकेशन जो सभी बच्चों को एक समान दी जानी चाहिए थी। और उसके बाद 2 ईयर की अगर हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें बच्चा अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने विषयों का अलग अलग क्षेत्रों का चयन कर सकता है। ++3 की जो कॉलेज की जो अंडर ग्रेजुएट की जो बेसिक जो एजुकेशन है, 3 इयर्स की। तो एक नया एजुकेशन पैटर्न दिया कोठारी कमीशन ने, 10+2+3 की शिक्षा का एक नवीन ढांचा जो आगे चलकर देश को मिला। उसके बाद एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन की, कोठारी कमीशन ने वोकेशनल एजुकेशन पर, व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और इसने सेकेंडरी एजुकेशन के, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका व्यावसायिकरण किया जाना चाहिए, कि बच्चों को जनरल एजुकेशन के साथ साथ उनको वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा इस काबिल हो सके कि जब स्कूल से बाहर निकले तो उसको आराम से रोजगार, उसको जॉब मिल सके। तो सेकेंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को देना, कि जहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाती है एक जगह पे, एक स्कूल में, तो उसको कहते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अलग अलग जो वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएं। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल पे कम से कम 20% स्टूडेंट को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। तो इसने वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर डाला, जिसका आज के समय में देखते हैं कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो कम समय में बच्चा अच्छे रोजगार में लग सकता है। और इसी बेस पर आगे चलकर आपने देखा होगा काफी सारे आईटीआई खुले, जहाँ पे इस तरह की वोकेशनल एंड ट्रेनिंग जो बच्चों को दी जाती है, वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर रिफॉर्म इन टीचर स्टेटस की, शिक्षक की स्थिति में सुधार के लिए भी जो इस आयोग ने अपने सुझाव दिए कि किस तरह से टीचर्स का जो पे स्केल है, उनको दी जाने वाली फैसिलिटीज है, उसमें सुधार आ, किस तरह से किया जाना चाहिए उसके संदर्भ में, कि टीचर्स की पे स्केल को बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा उनको रेसिडेंशियल जो होम जो हाउसेस हैं उसका अरेंजमेंट करना चाहिए, और इनको टीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरह की जो ट्रेन टिकट्स, उस वहाँ पे कंसेशन, तो इस तरह की जो तमाम फैसिलिटीज हैं टीचर्स को मिलनी चाहिए, उनके लिए प्राइजेस होने चाहिए ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। तो टीचर्स की शिक्षक की स्थिति में सुधार के लिए भी इसने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए। टीचर्स ट्रेनिंग के संदर्भ में कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग करिकुलम होना चाहिए, अलग अलग टीचर्स टीचिंग कोर्स के लिए। प्लस ड्यूरेशन की बात की कि डीएलएड, बीएड, एमएड, इनके क्या क्या ड्यूरेशन होने चाहिए। और बच्चों को जो है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, जो टीचर ट्रेनिंग उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, एफिलिएटेड स्कूल्स में ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को लेकर अपने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए। और उसके बाद हम बात करते हैं एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन की। इसका मानना था कि अगर देश को आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, और हमें विकास पथ पर आगे बढ़ना है, तो बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए स्कूल लेवल पे साइंस को प्रमोट किया जाए, और कॉलेज लेवल पे भी साइंस को प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साइंस एजुकेशन दी जाए, और साइंस सेंटर्स, इस तरह के इंस्टीट्यूट ओपन किए जाए जहाँ पे
जो साइंस को प्रमोट किया जाए। और जो साइंस जो टीचर, अगर हम साइंस की बात करते हैं कि जो साइंस के टीचर्स हैं, चाहे स्कूल लेवल पे चाहे कॉलेज लेवल पे, उनको ट्रेन किया जाए और अलग अलग वर्कशॉप चलाए जाएं, जिससे उनकी स्किल और ज़्यादा उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। एम्फेसिस ऑन अडल्ट एजुकेशन, पौध शिक्षा पर जोर, कि इसका मानना था कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी लोगों को एजुकेशन मिले। तो इसलिए जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, जिनकी शिक्षा छूट गई है या जिनको अभी तक एजुकेशन नहीं मिली है, तो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। स्कूल जब बंद हो जाता है, मतलब जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद स्कूल को कम्युनिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको भी अडल्ट एजुकेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाने चाहिए। एनजीओस भी इस क्षेत्र में काम करें। तो इसने इसने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए अडल्ट एजुकेशन के लिए भी। करिकुलम अलग अलग लेवल पे, प्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक करिकुलम में क्या क्या अलग अलग स्टेजेस पे बदलाव आने चाहिए, कौन कौन से विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए, किस स्तर पर। तो इस संदर्भ में भी इसने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए। वुमेन एजुकेशन की, वुमेन एजुकेशन के संदर्भ में कि उनके लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, अलग स्कूल्स होने चाहिए, उनके लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो इस तरह से वुमेन एजुकेशन को लोग के भी इस आयोग ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ट्राइलिंगुअल फार्मूला, कि हमारा देश एक मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है। तो भाषा की समस्या को देखते हुए इसने ट्राइलिंगुअल फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र दिया, जिसमें पहली भाषा मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, दूसरी भाषा जो होनी चाहिए वो हिंदी या इंग्लिश, और तीसरी भाषा पहली और दूसरी भाषा को छोड़कर जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है वो हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, हमारी कल्चरल लैंग्वेज हो सकती है, या क्लासिकल लैंग्वेज। तो कोई एक भाषा हो सकती है। तो इन्होंने 3 भाषा की बात की। जो सेकेंडरी लेवल पे जो त्रिभाषा सूत्र हम देखते हैं 6th क्लास से लेकर आज के समय में भी ज़्यादातर विद्यालयों में 6, 7, 8 में 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाती है, किसी में 6 से 10 तक, तो किसी में 6 से 8 क्लास तक। रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए कि नई यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए, जो पहले से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। और इसके अलावा कि जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, और जो यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रही हैं उसको वरिष्ठ विद्यालयों के रूप में, मेजर यूनिवर्सिटीज़ के रूप में उसको डेवलप करना चाहिए। रिफॉर्म इन टेक्स्ट बुक, की टेक्स्ट बुक जो है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, एनसीईआरटी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए। हर स्टेट में एक टेक्स्ट बुक कमेटी होनी चाहिए जिसका काम जो बुक्स है देखना है कि बुक्स की जो क्वालिटी जो है उसके बारे में सुझाव देना, उसको देखना, और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुक लिखने के लिए उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। स्टूडेंट वेलफेयर सर्विसेज, विद्यार्थी कल्याण सेवाएं, इसमें अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्शंस हैं, स्टूडेंट इलेक्शंस हैं, ये सारी बातें जो है इस आयोग ने बोली। और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन इवेल्युएशन सिस्टम, की जो मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली है उसमें सिर्फ रिटन एग्जाम पे जोर दिया जाता था। तो इस आयोग ने सुझाव दिया कि सिर्फ रिटन एग्जाम को ही आधार ना माना जाए, उसके अलावा जो बच्चों की जो अचीवमेंट है, उसके टैलेंट हैं, उसकी प्रतिभा है, उस पर भी ध्यान दिया जाए, और मूल्यांकन के नए नए तरीकों को विकसित किया जाए। और इसलिए जो मूल्यांकन के नए नए तरीके हैं उसको अपनाया जाए, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल पर फोकस ना करके इंटरनल पर भी फोकस किया जाए, नई नई शिक्षण विधियों को इजाद किया जाए। और जो मूल्यांकन के जो बेहतर तरीके हैं, सिर्फ बच्चों ने एग्जाम में क्या लिखा उस चीज़ का मूल्यांकन ना करके, कि उनकी जो साल भर की मेहनत है उस चीज़ को भी देखा जाए। तो इस तरह की मूल्यांकन की नई प्रणालियों की बात इसने की। हेल्पफुल इन मेकिंग एनपी, और हम कोठारी आयोग की सिफारिशों का ही परिणाम था कि आज आगे चल के 1986 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी 1986, जो आगे चलकर जिससे भारतीय शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने
जो कोठारी कमीशन था हमने पढ़ा कि उसका भारतीय शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में कि कमीशन ने जो कोठारी कमीशन क्यों बना, सेकंड में उसकी क्या सजेशंस थी, और थर्ड में कि उसका भारतीय शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको अपने कमेंट ज़रूर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।